बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज हमारे साथ वहीद साहब कौन से मेहमान को लेके आए हैं, आज वहीद साहब से ही पूछते हैं। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम शहजाद, और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जो हमें रेडियो एफएम वर्ल्ड पाकिस्तान की स्ट्रीम पे सुन रहे हैं, और साथ साथ में आई एक्सप्लोर के और एफएम वर्ल्ड पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स पे और फेसबुक पेजेस पे देख रहे हैं। हम आपको वेलकम करेंगे। आज के मेहमान हमारे हैं मीडिया के एक ऐसा शख्स जिन्होंने कह लीजिए कि मेरे साथ ही, वैसे मैं रेडियो पाकिस्तान में उससे पहले भी बहुत से और प्रोग्राम कर रहा था, लेकिन सैयद आसम रज़ा हमारे मेहमान हैं। वंडरफुल पर्सनैलिटी एंड वंडरफुल बहुत मीडिया पर्सनैलिटी। इन्होंने थैंक 90s यू। में, अपने कह लीजिए लेट 90s में, पाकिस्तान टेलीविज़न एंड रेडियो पाकिस्तान का चैनल FM 101 ज्वाइन किया था। बेशुमार प्रोग्राम इन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न पे किए, इसके अलावा और बहुत से टेलीविज़न चैनल्स पे प्रोग्राम कर रहे हैं। इस वक्त भी ही इज़ अ सीनियर एंकर पर्सन। और ख़ास तौर पे मैं 101 की बात अगर करता हूँ तो जो लॉन्च करने वाले टॉप 3 जो डीजेस थे या आरजेस थे या एंकर्स थे, उनमें सैयद आसिम रज़ा साहब का नाम आता है। और फिर इनका बड़ापन यह है कि इन्होंने ना सिर्फ ये कि खुद ज्वाइन किया रखा, बल्कि बहुत से दोस्तों को लेके आए जो आज मीडिया में बड़े बड़े बिग गन्स हैं, तो वो इनके लगाए हुए पौधे हैं। और आसिम रज़ा थैंक मीडिया में बहुत एंकर पर्सन्स में बहुत मशहूर हैं। अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। तलत हुसैन साहब के दोस्त हैं, बल्कि इनके बच्चे उनके बच्चों के दोस्त हैं। तो आसिफ रजा के क्रेडिट पे ये जाता है कि इन्होंने बेशुमार किस्म की डिजास्टर की भी और पीसफुल की भी, ना सिर्फ ये है कि लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल कवरेजेस की हुई हैं। एक बड़ा नाम है मीडिया में। आज हम इनसे बात करेंगे। पहले, सबसे पहले आसिफ रजा को मैं स्टूडियोज में वेलकम और शो में वेलकम कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच वहीद साहब, और तमाम देखने और सुनने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। और हमारे शहजाद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी थैंक यू वेरी मच। लेकिन वहीद साहब, बहुत तवील बात कराया। 22 साल का सफर आपने जिस तरह अल्फाज में इसको तय किया, यकीन जाने आप दोस्तों की और आप जैसे उस्तादों की, और आप बल्कि उस्ताद से ज्यादा दोस्त ही कहूँगा, क्योंकि जिंदगी के हर खुशी गमी, नरमी गर्मी सर्दी, सारे हालात हमने इकट्ठे देखे। अपने आप को जिस तरह हम लोगों ने बनाया, तो क्रेडिट आप लोगों को जाता है, रेडियो पाकिस्तान को जाता है, मनोवन की टीम को जाता है, जो हमारे दोस्त हमारे साथ हैं, जो हमने नहीं रहे, उन सबको जाता है। अच्छा जी, शो को आगाज़ करने से पहले शहजाद, मैं दोस्तों को बता देना चाहता हूँ, अपनी ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ कि माइक्रोफोन को स्टूडियो से बाहर ले जाने का क्रेडिट भी जो है वो सईद आसिफ रज़ा को जाता है। ये आज जो लड़ाई की लोग, बेशुमार लोग रिपोर्टर्स फिर रहे होते हैं ना, फिर DSNGs और ये और वो, जो मैंने तो कल DSNGs को ख़त्म करके स्ट्रीम पे ले आया था। लेकिन सईद आसिफ रज़ा को क्रेडिट जाता है कि ये बात है 2 जनवरी 1999 की, या कह लें 31 दिसंबर 1998 को, कि पहली मरतबा आसिफ रज़ा, मैं इनके साथ ही था। मुझे बेशक मैं उसमें स्टाफ में होने की वजह से रेडियो पाकिस्तान के आई वॉज द प्रोड्यूसर, बट ये नौजवान जो थे, मैंने इनसे बहुत सीखा। सच्ची बात है, मैं आज ऑन एयर कह रहा हूँ, ओपन कह रहा हूँ कि मैंने इन लोगों से बहुत सीखा। हमारी ट्रेडिशनल किस्म की कैपेसिटी बिल्डिंग हुई थी, ये जो रेडियो पाकिस्तान की मीडिया वेव की, या उनका एक स्टाइल होता है। लेकिन मैं FM पे जब आया, उससे पहले मैं अमेरिका गया हुआ था, वापस आया तो इन नौजवानों को उल्टी टोपियां पहने हुए मैंने देखा। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने माइक्रोफोन को बाहर लेके गए। ठीक है। लड़ाई करके लेके गए थे, लड़ाई करके। याद होगा आपको जिस तो तरह तनकीद हुई थी दोस्तों हम को पे। ये बताना, हाँ, कि ये क्या है, बड़ा बड़ा हम पे कहा कि क्या, इवन यहाँ तक, सॉरी टू से, ब्रॉडकास्ट लफ्ज नहीं है, कि लचरपन खोल दिया, ये क्या हो गया। लेकिन हम लगे रहे, और फिर हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिलियंस बिलियंस कमा के भी दिया। इसी FM ट्रू। पे ये लोग -1 टेम्परेचर, सर्दी शदीद, दिसंबर जनवरी, और ये काशिफ मरहूम, फिर नासिर और बहुत सारे दोस्त, सब सारे जो हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदगी सेहत दे। तो वो जनाब अल्लाह, ये लोग बाहर जाते थे ठिठुरते हुए हाथ। और फिर अनवर महमूद साहब, जिनका ये बेबी है FM 101, वो कहते थे इन बच्चों को, वहीद कुछ कॉफ़ी के लिए पैसे दे दो। तो मैं शेख, मैं 60 रुपये देता था। ये कहते सर, कॉफ़ी 90 रुपये की आती है, साथ में ये चीज़ भी आती है। तो फिर हम इनको
₹90 देते थे। ये हमने थोड़ा सा अपनी यादों को ऑडियंस को बताना ये ताज़ा चाहते हैं। करके। आज आसम हम बात थोड़ा सा मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस करवा दिया कि आपके चाहने वाले रेडियो पे भी हैं और टेलीविजन पे भी हैं, और आज आपने टाइम निकाला, कल आपका शो भी है, उसकी तैयारी भी यकीनन 24 घंटे पहले एंकर जो हैं वो तैयारी शुरू कर देते हैं, उसमें चेंजेस होती रहती है ना टेलीविजन के प्रोग्राम्स में, तो ये कुछ है। असम हमने ये प्रोग्राम जो जिसे चिट चैट टाइप चीज़ है, ये हमने कोई ये प्रोग्राम जो है वैसे तो 106वां प्रोग्राम है, लेकिन मेरा और शहजाद का मिलके ये 22वां प्रोग्राम है। इसमें बहुत सारे नाइस। दोस्त आए और बहुत सारे डिफरेंट गेस्ट आए। आज हम बात करेंगे कि जो मीडिया आपने देखा था, आपने अपने आगाज किया था रेडियो पाकिस्तान से एंड पाकिस्तान टेलीविजन से, यही दो ऑर्गेनाइजेशन थी उस वक्त। उसके बाद फिर ये बहुत सारे टीवी चैनल्स आए ये वो। तो कल शहजाद ने मेरा एक छोटा सा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया और उन्होंने बार बार मेरे पे हमले किए, मीडिया और ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मीडिया और ये वो। तो मैं जो कुछ फ्रंट फुट पे खेलता रहा और इनको बताता रहा। आज आपका है वही चीजें सवाल जो मेरे साथ हुए थे कि यार इस मीडिया का क्या बनेगा, ये कहाँ से चला था और ये कहाँ क्या हो गया, इसकी क्या शक्ल बन गई, ट्रांजिशनल से डिजिटल पे आ गया। आसम आप क्या कहेंगे? भाई साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा सीरियस नोट पे इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली, बल्कि लास्ट ईयर मैं गया हुआ था वर्ल्ड मीडिया समिट में काठमांडू। मुझे इनवाइट अच्छा। किया गया था यूनाइटेड नेशन की जानिब से और 4-5 और ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से, जिनका आप तस्करा भी कर रहे थे। काठमांडू जो अर्थक्वेक था या नेपाल अर्थक्वेक जो था उसकी एनिवर्सरी भी थी, और वहाँ पे 280 डेलीगेट्स थे पूरी दुनिया से। पाकिस्तान की तरफ से मैंने रिप्रेजेंट किया था। हमारे फॉर्मर एक डीजी जो है रेडियो पाकिस्तान के, वो भी मेरे साथ हमरा थे, और वो एक और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से गए हुए थे, लेकिन मीडिया रिप्रेजेंटेशन की तरफ से पाकिस्तान से मैं था। वहाँ पे ये सारे सवालात हुए और ये जो इवॉल्विंग प्रोसेस चल रहा है मीडिया के हवाले से, इस पे बात हुई। मैं एक चीज हमेशा अपने इंटरनेशनल सेमिनार्स में या जहाँ पे भी मेरी पार्टिसिपेशन हुई है, मैंने कहा जी कुछ भी हो जाए, एक मीडियम जो है वही साहब वो कभी भी ना तब्दील हो सकता है, ना उसकी अफादियत में कमी आ सकती है, और वो मीडियम है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का। जी चाहे वो एफएम इंडस्ट्री हो, चाहे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो, क्योंकि वो टूल है जो कि अमन जंग और हंगामी हालात में हर जगह इसने काम किया। आपने हमने मिलके 2005 के जल्जले से लेकर हमने अभी तक जितने भी एक्सरसाइजेस हैं उसमें काम आया हमारे साथ। अभी जो टेलीविजन इंडस्ट्री की और स्क्रीन की बात करें, क्योंकि लकीली हम इन दोनों पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैं, जो हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविजन, जो कि पायनियर्स हैं, इसमें हमने बहुत कुछ सीखा। अभी जो कुछ फुकदान और जो स्लम और जो कुछ हमने डाउनफॉल मीडिया का देखा है, और ये आना था, ये बबल बर्स्ट होना था, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इसमें हमारे पास तरबियत का भी फुकदान है और डायरेक्शन का भी फुकदान है। रूम लोगों की बहुत कमी है। ऐसे इंस्टीट्यूट्स रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन जैसे जो लोग इनको चलाने वाले थे, उन्होंने जाके बाकी इदारे तो चला लिए, लेकिन वो तरबियत जो कि आगा नासिर साहब, असलम अजहर साहब, या जमीर सिद्दीकी साहब, या वही शेख साहब, या सीमा सिद्दीकी साहिबा, या सलमान अल मौजम साहब जैसे लोगों से हमें मिली, वो शफकत और जो छिड़के भी हमने खाई, अनवर महमूद साहब, उनकी मिस का हालिया जो उनका इंतकाल भी हुआ है, उस पर मतलब हम बहुत ज्यादा जैसे कह सकते हैं कि अफसोस भी है, और दूसरा ये कि वो हमारे वो लोग थे जो उस्तादों में से शामिल होते थे। ये सबसे जी बड़ी कमी है भाई साहब, जो कि हम मीडिया में स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। जब से इसको हमने कमर्शलाइज किया है, चाहे हम रेडियो इंडस्ट्री की बात करें, चाहे हम टेलीविजन की बात करें, हमारी जो कंटेंट है वो स्क्वीज होता जा रहा है। जबकि पहले आपको याद होगा कि आप ही हमें पर्चियां बना बना के प्रोग्राम से पहले हम डिस्कशंस करते थे, घंटों घंटों हम डिस्कस करके प्रोग्राम्स के टॉपिक सेलेक्ट करते थे, उसकी एंगलिंग होती थी। ये वही तरबियत है जो कि हम आज प्रोग्राम्स में बैठते हैं। अगर मेरा एमसीआई के अंदर अगर टॉप रेटिंग में प्रोग्राम्स आते रहे, या मैं टीआरपी में पाकिस्तान में अगर प्रोग्राम्स हिट करता रहा नंबर टॉप 5 में, तो उसकी वजह मेरी ये नहीं थी कि मैं कुछ सेंसलेशन या कोई सनसनीखेजी के हवाले से प्रोग्राम्स करता था। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मेरे पास भी थी माजरत, कि जब मैंने गेस्टों को आपस में लड़ते हुए दस्तों गिरबां भी देखा, लेकिन मैंने उसको ऑनियर नहीं किया। मैंने अपनी एथिक्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से उसके ऊपर सख्ती से अमल किया। मुझे कहा जाता था, मेरे दोस्त है बाप, आपने जिन दोस्तों का जिक्र किया, मेरी क्रिकेट टीम है जिसमें स्टार 11 भी है, एंकर्स 11 भी है, आप ही हम लोग भी मैच खेले में, आपको पता है। हम अक्सर बैठे जी जी होते हैं तो हमारा एक पूरी उस पर डिस्कशंस होती हैं। उन्होंने कहा यार तुम बहुत ठंडा प्रोग्राम करते हो और तुम ये जो एक सनसनी खेजी है उसको नहीं छूते। मैंने कहा भाई मेरे पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं और मैंने बड़ा कुछ देखा है, लेकिन मैं इन चीजों के खिलाफ हूँ, क्योंकि हमारी तरबियत ऐसे नहीं हुई। असल मामला तरबियत का था।
और आप इस कौम के शऊर का अंदाजा इस तरह लगा सकते हैं कि जिस कौम में आज भी मौला जट उतनी हिट हो के अगर आज लगा दी जाए तो खिड़की तोड़ उसकी सेल होगी, तो वही मामलात हैं। हमें अपनी आवाम को एजुकेट करने की जरूरत है। हमारे उसमें यहाँ तक भी हुआ कि ग्लास मारे एक दूसरे को हमारे पॉलिटिशियंस ने, दस्तो गिरेबा भी हुए, बड़ा कुछ हमने देखा, बाद में उनकी दोस्तियां भी देखी। लेकिन ये चीजें हमें ऑन ईयर लोग अगर देखेंगे उसकी टीआरपी की रेटिंग बहुत ऊपर चली जाती है। फिर जो ऐसे लोग इस फील्ड में आ गए कि जिनका इस फील्ड से कभी भी वही सब ताल्लुक नहीं था, जो पैराशूट से इधर उतरे हैं आके लोग, उन्होंने इसकी डायमेंशंस को और तब्दील कर दिया, इसमें ड्रामेटिक कर दिया चीजों को। फिर आपको क्राइम और एनेक्टमेंट की किस्म के प्रोग्राम्स अगर आपने देखे होंगे तो इसके ऊपर बाकायदा इंटरनेशनली रिसर्च हुई और हमारी डिस्कशंस हुई। उसमें यहाँ तक कहा गया कि ये आप लोग तरबियत कर रहे हैं क्राइम्स को प्रमोट करने के लिए। ये इंटरनेशनल सर्वेस की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जिसके बाद आपके पैमरा की तरफ से, आपके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत सारे एक्शंस लिए गए। लेकिन ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस था, इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए था बहुत पहले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है हमारे पाकिस्तान के अंदर और मुल्की हालात को देखते हुए इसके ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी। खासतौर पर इसके खासतौर पे जो इसकी गवर्निंग इदारे बनाए गए थे या इसके रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज हैं, पैमरा की मैं बात करूंगा या मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग की बात करूंगा, वो अगर इसको हुकूमत की प्रमोशन की जगह इन चीजों के ऊपर फोकस करती तो आज हमारे मीडिया के हालात इस तरह ना होते। अब पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में अगर आप देखें, आहिस्ता आहिस्ता लोग डिजिटल मीडिया की तरफ आते जा रहे हैं। डिजिटल मीडिया, आप 5G टेक्नोलॉजी पे चले जाएंगे तो मैं आपको आज बता रहा हूँ, आज का दिन आप मार्क कर लें कि नेक्स्ट विद इन 3 to 4 years आपके दुनिया के अंदर सबसे बड़े जो टेलीविजन के व्यूअर्स होंगे वो आपके मोबाइल के ऊपर प्रोग्राम्स देख रहे होंगे और आपके तमाम चैनल्स होंगे वो स्क्वीज होके आपकी मोबाइल के हद तक रह जाएंगे। सिर्फ वो लोग स्ट्रीम पे आ जाएंगे। टेक्नोलॉजी ने बिल्कुल डाइवर्सिटी क्रिएट करना शुरू कर दी है। एक टेक्नोलॉजी, फिर कमर्शियलिज्म, फिर उसके बाद अब लोगों को बड़े बड़े टॉक शोज देखने की आदत नहीं है। अब वो 5-10 मिनट से ज्यादा किसी चीज के ऊपर स्टिक नहीं करते, वो स्विच करते हैं। अब आपको क्रिस्प जो प्रोग्राम्स हैं या अपनी स्टोरीज जो हैं उनको आपको लेकर आना पड़ेगा। फिर आपकी यूट्यूब चैनल्स पे इतने ज्यादा मवाद आना शुरू हो गया है, उसके मुताबिक अगर आप देखें तो आपके पास इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत ज्यादा है, जिसमें से 80% माजरत के साथ गलत होता है, उसमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। हमें फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे हमारे चैनल्स में, जो मीडिया में जो स्क्रीन। असम, मैं ये कह रहा था कि आपने जो बात अभी की है, सॉरी टू कट यू, कि जैसे अभी आप बात कर रहे हैं ना रेटिंग की, और उन्होंने कहा कि आप बड़ा जरा स्लो प्रोग्राम करते हैं, आपके सीनियर एंकर्स, आपके कुली के एंकर्स जो हैं वो, तो कल हमने यही बात की थी यहाँ पे। मैं शहजाद साहब से ये कह रहा था कि वो पीछे प्रोड्यूसर कह रहा था चुको पहाओ जरा, तो उनका रेटिंग का मसला होता है। वही बात आपने की, और आपकी ट्रेनिंग ये है कि आपने लोगों को अवेयरनेस देनी है और एक पढ़ा लिखा सही समझदार किस्म का प्रोग्राम करना है। शहजाद आप मजीद आसिम रजा साहब से जो बात करना चाहें, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने वहाँ से शुरू से करके पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान लेके आज के जो लेटेस्ट स्ट्रीम टेलीविजन की तरफ जो है वो उन्होंने रोशनी डाली। बहुत शुक्रिया भाई। बात यह है कि आप दोनों इतने सीनियर लोग हैं, मैं तो बड़ा अजीब सी सिचुएशन में आपने मुझे पोजीशन कर दी है, और फिर ऊपर से आप दोस्त भी हैं और एक उस्ताद और मेंटोर का भी आपका रिश्ता है। आई वाज लिसनिंग ऑल द डिस्कशन। और आसिम भाई, माजरत के साथ एडवांस में माफ़ी मांग लेता हूँ कि मैं थोड़े से ना चुपते हुए सवाल करता हूँ, लोगों को थोड़ा सा वो पखावदा एलिमेंट कहते हैं आप, सीखने के एक एलिमेंट समझते, मुझे तालिब इल्म समझते हुए इसको इग्नोर कर दीजिएगा मेरी बदतमीजी को अगर ये हुई तो। मैं ये कह रहा हूँ सर, मेरा पॉइंट ये है कि आपने कहा कि आप इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर मीडिया रिप्रेजेंटेशन भी करते रहे, आप पिछले 20 सालों से या 2 दहाइयों से ज़्यादा जो है वो मीडिया के साथ ताल्लुक भी है, माशाल्लाह से आप एक नाम है, आइकॉन के तौर पे जाने भी जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि जब आप जैसे सीनियर लोग ये कहते हैं कि आज पाकिस्तान की आवाम को एजुकेशन देने की ज़रूरत है, आज आप जैसे सीनियर लोग जब ये कहते हैं कि पैमरा को अपना हक अदा करना चाहिए था, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ने अपना हक अदा नहीं किया, तो मेरा तो सवाल ये बनता है सर कि मेरे जैसे जो नौजवान हैं उनको तो आप साइड पे छोड़ दें, आप और वहीद साहब किस दिन काम आएंगे? आप लोगों ने ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई अभी तक?
पाकिस्तान की आवाम को एजुकेट करने में अगर आप हरावल दस्ता नहीं बनेंगे तो कौन होगा? आप हुक्म कीजिए, ओवर टू यू सर। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं और करते भी आए हैं। वही साहब भी इस चीज़ से गवाह हैं। और अभी भी मैं जब इंटरनेशनल समिट की बात कर रहा हूँ, तो मैंने जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, आप अगर मेरी वेबसाइट पे जाएं या मेरे पेज पे जाएं फेसबुक पे, तो वहाँ पे मेरा सारा वहाँ पे मटेरियल मौजूद है। वहाँ पे मैंने यही बातें की, जिससे मेरे इंटरनेशनल जितने भी बीबीसी और जितने और ऑर्गेनाइजेशंस के लोग थे, उन सब ने मेरे साथ एग्री किया। इवन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, वो स्पेशली डिनर जब हमारा फेयरवेल हो रहा था, वो मेरे पास चलकर खुद आए। और हालांकि उनकी स्पीच के दौरान मैं उठ के चला गया था, क्योंकि वो स्पीच के आगाज में पाकिस्तान के अगेंस्ट जिस तरह वो बोलना शुरू हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान के उस वक्त ताल्लुकात का आपको भी मालूम है कि ठीक नहीं थे। लेकिन स्पेशली वो जब मेरी तकरीर हो रही थी, तो उनके सफीर, उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उनके बीटीवी के चेयरमैन, जो उनके जैसे पीटीवी है हमारा, उसके चेयरमैन, और उनके जो लाइजिंग ऑन ऑफिसर्स थे, वो 4-5 का डेलीगेशन, वो फ्रंट पे बैठा मेरी पॉइंट्स को लिख रहा था। उन्होंने इसी बात को अप्रिशिएट किया और उन्होंने मुझे कहा कि 20 चैनल हमारे पास हैं, आपके मुल्क में कितने? हमारी बड़ी डिटेल बात हुई। वो सर पकड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में 20 चैनल जो है वो बहुत ज्यादा हैं, आपके मुल्क में 100 से ज्यादा चैनल का मतलब ये है कि आप तो उनको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। मेरा मकसद, मैंने बाकायदा रिटर्न एप्लीकेशन पैमरा में भी जमा कराई हुई, बहुत सारे चैनल्स रनिंग चलते हुए मैंने बंद करवाए हैं, जो कि अगेंस्ट पाकिस्तान, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के या पाकिस्तान के स्टेट के अगेंस्ट करते रहे। उनके रिकॉर्ड में ऑन एयर मेरी चीजें ये मौजूद हैं। और मैंने जहां तक हम अभी तक अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। लेकिन बात ये आती है कि जब एक वो डू एज द रोमन्स डू वाली बात है, हम में फर्क ये है, वही शेख साहब में, हम में, कि हम वो डू एज द रोमन्स डू वाला काम नहीं करते। आपने कहा कि अभी हम बात को पखाने की बात करते हैं ना, कि जी एक पख गई बात, तो फिर आपने चुपता हुआ सवाल किया। हम लोगों के अंदर छेड़छाड़ का एलिमेंट होता था। वही साहब अभी भी जानते हैं, हम एक बड़ा, एक डिसेंट वे में, अगर हमसे एक सवाल चुपता हुआ, आप प्यार से भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि हथौड़ा मार के आप करें। ये मेरा एक कॉन्सेप्ट है। और उसकी उसकी रीजन ये है कि आज अगर आप मेरे इंटरव्यूज, मेरे प्रोग्राम्स, मेरे यूट्यूब पे या मेरे डेली मोशन में जितने भी प्रोग्राम मुख्तलिफ चैनल्स के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बहुत सारे चैनल्स में मैं काम कर चुका हूँ, आप वहां पे फर्क महसूस करेंगे। आपको वही प्रोग्राम, वही चीज कोई और करता हुआ, वही बात कोई और करता हुआ किसी और अंदाज में नजर आएगा, और आपको उसी चीज को मैं किसी और एंगल से, आपका जो एंगलिंग होती है, आपका कंटेंट जो होता है, आपकी रिसर्च जो होती है। हमारी एक एंकर है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बुला के उनसे क्वेश्चन किया और उनसे कहा कि जी आप पेपरा पेपरा बहुत बोलती फिरती हैं और आपने ये तौहीन अदालत की है, आप मुझे पेपरा का मतलब बताएं। आप यकीन करें कि वो खातून रोती हुई चली गई। उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता, मेरे रिसर्चर ने दिया था, रिसर्चर ने, वो चीफ जस्टिस ने और जो बेंच के जजेस थे, उन्होंने पूछा कि पेपरा का मतलब तो भी बता दो। तो उन्होंने बाकायदा माजरत की और उसके बाद आंसुओं से रोती हुई वो कोर्ट से बाहर चली गई। वही सब ये चीज ऑन रिकॉर्ड चीजें मौजूद हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बगैर रिसर्च के, उनका एजेंडा प्रोग्राम नहीं होता। मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं सेठ के साथ नहीं लड़ सकता। आपने सवाल किया, आप यकीन करें कि मैंने बहुत सारे चीजों को, मैंने चैनल्स को छोड़ा है इख्तलाफी नोट के ऊपर। मेरे प्रोग्राम बाद में चलते रहे, 2-2 3-3 साल चलते रहे मेरे इंतजार में, लेकिन मैंने नहीं ज्वाइन किया। मैंने 2.5-3-3 साल घर बैठना बर्दाश्त कर लिया। लेकिन जब आप अपनी नॉर्म्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देंगे सिर्फ से फॉर द सेक ऑफ नौकरी या प्रोग्राम, तो फिर मेरे ख्याल से मैं अपना हक अदा नहीं कर रहा अगर मैं भी कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही कहता हूँ कि मैंने जब भी अपना एक मोटिव जो है, पाकिस्तान सबसे पहले आपके लिए होना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को एजुकेट करना सबसे पहले आपका काम होना चाहिए। नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। हम हर नेगेटिव चीज को, हमने पिछले 2 दहाइयां पूरी दुनिया में अपने मुल्क को उस तरह बदनाम किया कि धमाका हो गया, धमाका हो गया, बाद में पता चलता था सिलेंडर का धमाका है, उसकी तरदीद तक नहीं हम करते थे। ठीक है, तो सनसनीखेजी ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे मुल्क में कुछ अमन कायम हुआ है और हमने इस चीज को बड़ा, और ये मेरे अंदर कोई कमाल मेरा नहीं है, ये मेरा रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन की ट्रेनिंग की वजह से, और मेरे अंदर जो ग्रूमिंग हुई है, हमने जो सीखा है। और अपने आज आज वहां पर भी अगर हम बात करें, शेख साहब मेरे से इत्तेफाक करेंगे, सीखने वाले लोग नहीं आ रहे। एक्सेस टू माइक एंड कैमरा बहुत इजी हो चुका है, और जब आपने बहुत इजी कर दिया एक्सेस टू माइक एंड कैमरा, हमने वो जमाना देखा हुआ है शहजाद की, जब हम स्टूडियो में जूते उतार के अंदर जाते थे, हमारा सीनियर जब बोल रहा होता था तो हमारी जुर्रत नहीं होती थी कि हम उसके दरमियान में बात को काट सकें या उसमें उसकी कता कलामी कर सकें। हमने वो जमाना देखा हुआ है। हमारी जो ग्रूमिंग हुई है वो बड़े डिफरेंट अंदाज में हुई है। गो कि एफएम इंडस्ट्री का बिल्कुल तनाजुर मुख्तलिफ था, लेकिन हमारी बेसिक ट्रेनिंग जो थी वो बहुत जबरदस्त। रेडियो पाकिस्तान को हम क्रेडिट देते हैं कि उन लोगों ने जिस तरह हमारी ग्रूमिंग की, आज इसका फुकदान नजर आ रहा है। आज लोगों के अंदर वो
अर्ज नहीं है कि वो लोग सीखने के लिए आते हैं, वो अपना टाइम पास कर रहे हैं वहां पे। फिर सिखाने वालों का भी फुकदान आ चुका हुआ है कि वहां पर सिखाने वाले लोग नहीं है उस तरह कि जिस तरह की टीम हमें मिली थी लकीली, जिस तरह के दोस्त हमारे सीनियर्स थे। हम आज भी मिलते हैं, हम एक दूसरे को वो वक्त याद कराते हैं। 22 साल का वक्त बहुत बड़ा, हमने अपनी आधी उम्र तकरीबन इसमें गुजार दी। लेकिन आप यकीन जाने कि अब हमारा टाइम, कोशिश होती है कि हम अपना रिटर्न करें वापस उन लोगों को जो कि सीखना चाहते गुड, सही बात है। देखिए शहजाद, अच्छा, मुझे इजाजत दें भाई भाई भाई। जी 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 प्लीज। माजरत के साथ जी। अब ये गुफ्तगू ऐसे नैच पे पहुंच चुकी है कि ये सवाल वो माँ सैयद साहब भी कह रहे हैं, शो अस द सिल्वर लाइनिंग। तो बात ये है कि वो मेरा सवाल भी इसी से बनता है। आसिम भाई कहते हैं कि पाकिस्तान सबसे पहले, फिर कहते हैं कि आज के दौर के अंदर सीखने वाले लोग नहीं आ रहे बिकॉज, फिर ये भी कहा कि वी हैव गिवन द इजी एक्सेस टू माइक एंड कैमरा टू द यंग जनरेशन नाउ। आसिम भाई, अगर मैं आपको इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग दिखाऊं तो इसमें 90% मैं की बात हुई है कि मैंने ये किया। मुझे ये बताइए कि आज के नौजवान नस्ल के अंदर अगर सीखने की अर्ज नहीं है तो ये अर्ज तो ना होना उसका गुनाह नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि हमारा क्या रोल है। अगर आपके YouTube चैनल के ऊपर आपके पुराने प्रोग्राम्स के अंदर, या आपने पिछले 20 सालों में अपने असातिज़ा की बहुत ज़्यादा खिदमत करके और उनसे अदब से बात करके यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो इसके अंदर आज के नौजवान का ये कसूर नहीं है कि वो जूते उतार के स्टूडियो के अंदर नहीं जा रहा। मैं ये कहता हूँ कि उसके बजाय लेट्स टॉक अबाउट आवरसेल्व्स के आज हम नौजवानों को क्या दे सकते हैं। आज मेरे इस प्रोग्राम का फायदा उठाते हुए आज हम ये बात करते हैं कि आसिम भाई और वहीद भाई आज के दौर के नौजवान के लिए उसके ना चाहने के बावजूद हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके ऊपर निशानदेही कीजिएगा। शहजाद, देखें, आपने जो बात की है उसको मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आपका इसमें कसूर नहीं है। मैं बात जो कहना चाह रहा हूँ कि जूते उतार के स्टूडियो में जाने का वो एक अदब और एक लिहाज होता था और उस जगह का एहतराम होता था। जिस जगह आप बैठे हुए हैं या हम लोग जब जाते हैं, अगर हम उस जगह का एहतराम नहीं करेंगे या अपने उस्तादों का एहतराम नहीं करेंगे तो यकीन जाने आप सारी जिंदगी आपका भी कोई एहतराम नहीं करेगा। ये सही बात एक एक तहजीब के हिसाब से अगर देखा जाए, एथिक ऑफ ब्रॉडकास्टिंग की जब हम बात करते हैं तो ये एक तहजीब और रवैयों की भी बात होती है। कसूर आपका भी नहीं है। मैंने वही कहा कि सिखाने वाले और सीखने वाले दोनों का फुकदान नजर आ रहा है। जब आप किसी को चेयर पे बिठा लेते हैं, उसको उसकी अहमियत बताए बगैर या उसकी सेंसिटिविटी बताए बगैर, तो आप यकीन जाने कि उसके लिए वो खेल तमाशा होता है। अब मैं आपको बड़े खुले अल्फाज में बयान कर, अल्फाज अदा करना और वहां पे बयान देना, वो हर बंदा कर सकता है। मैं मिसाल दूंगा कि शेख साहब गवाह हैं कि हमारे मुल्क को उस वक्त एक ऐसे महाज की जरूरत थी कि जब हमने एक नैरेटिव बिल्ड करना था, एक रेडियो स्टेशन, एक इदारे के लिए बनना था। वही साहब एग्री करेंगे, तो उसके ऊपर जितनी ब्रीफिंग्स, वो आज एक बहुत बड़ा चैनल बना हुआ है, उसकी जितनी ब्रीफिंग्स हुई और जितना कुछ हुआ, वही साहब हमेशा मुझे कहते रहे आसिम तुम करोगे, आसिम तुम करो। वहां से भी रिक्वायरमेंट ये आती रही कि आसिम साहब ही आएंगे। हमने जैसे वो नैरेटिव बिल्ड करवाया और जो कुछ हमने उनको सिखाया, उसमें से हमने कोई बेनिफिट हासिल नहीं किया। हमने 1 रुपए का कोई फायदा हमने हासिल नहीं किया। वो मुल्क और कौम के जज्बे के लिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। 101 एक सक्सेस स्टोरी है। चैनल 3 मेरा टीवी का जो करियर का आगाज था वो एक सक्सेस स्टोरी थी। और उसके बाद जिस रेडियो स्टेशन की मैं बात करूं वो तीसरा। ये हम लोगों ने टीम वर्क जब किया तो इसमें हमारा नैरेटिव ये नहीं था कि मेरी जात है या मैं हूं। इसमें था पाकिस्तान, पाकिस्तान का कल्चर और एक नैरेटिव बिल्ड करना है। ये तीनों चीजें एक ही लाइन पे थी। हमने इंडियन कल्चर के हवाले से बात की थी और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 101 जब बनाया तो उसके बाद पाकिस्तान से इंडियन कल्चर, इंडियन म्यूजिक को, सेट्स को आउट करवा दिया। और ये वक्त गवाह है, शाहिद है इस चीज का। चैनल 3 जब हमने किया तो हमने जो वीडियोस और जो मूवीज चल रही होती थी, इंडियंस और गैर मुल्की मवाद चलता था, उसको आउट करवा दिया। 2006 तक आपके पास एक ही स्टेशन था जिसको दुनिया सबसे ज्यादा पाकिस्तान में देखा जा रहा था, और पाकिस्तान से बाहर भी। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी मैं बाहर गया वहां पे भी लोग मुझे मिले। 24 आवर वो चैनल चल रहा होता था। उसके बाद जो तीसरा हमने जो शुरू किया वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए था। उसके अंदर भी हमने पाकिस्तान के ऊपर काम किया। पाकिस्तान के अगेंस्ट जो लोग काम करे थे उनके अगेंस्ट नैरेटिव बिल्ड किया। ये वो मैं आपको बात कहना चाह रहा हूँ कि इसके लिए आपको शौक चाहिए। इसके अंदर मेरा कोई बेनिफिट जाती नहीं था, ना किसी इदारे में मैंने जॉब की। मुझे रेडियो पाकिस्तान के अंदर कंसोलिडेशन का पहला कार्ड मिला था, मैंने वो वापस किया था, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मैंने नौकरी नहीं करनी, मैंने अपना किरदार अदा करना।
अगर मैं 9 से 5 की नौकरी के चक्कर में पड़ जाऊंगा तो मैं अपना किरदार अदा नहीं कर सकूंगा। आज मैं जो आपको बार बार कह रहा हूँ कि जी मैं अपनी नौकरियां जब भी टीवी पे करता हूँ या किसी चैनल पे करता हूँ, अगर मैंने छोड़ी होती हैं तो किसी प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर छोड़ता हूँ, जहां पे मैं देखता हूँ कि मेरा जो मकसद है वो पूरा नहीं हो रहा, या मुझे कोई एजेंडा टो करने के लिए बात की जा रही है, मैं छोड़ देता हूँ। इस चीज को मैं कह रहा हूँ कि जब तक आपके अंदर शहजाद अर्ज खुद नहीं होगी ना, बात ये नहीं है कि माइक की एक्सेस तो बहुत सारे लोगों को मिली है, मेरे ख्याल से वही शेख साहब गवाह हैं इस बात के कि लाखों लोग उसी माइक उसी सीट के ऊपर बैठते रहे, उसी जगह से हम बहुत सारे लोग कहीं से कहीं बैठे हुए हैं। उसमें फर्क सिर्फ आपकी सोच का और आपके शौक का और आपके जौक का है। ये तीन चीजें जब आपके अंदर होंगी और आपको सिखाने वाला भी सही मिल जाएगा, क्योंकि हम तो भाई साहब के पास से या हमारे प्रोड्यूसर्स के पास से घर जाने के बजाय बैठ के सीख रहे होते थे, उनसे पूछ रहे होते थे कई कई घंटे। आपको याद होगा मैं भाई साहब 3 3 नौकरियां कर रहा था, मैं सही। टीवी भी कर रहा था, मैं रेडियो भी कर रहा था, मैं एक मोबाइल कंपनी में भी जॉब कर रहा था। और मैं यकीन करें घर में 3 से 4 घंटे सिर्फ नींद होती थी मेरी, उसके बाद रेडियो की गाड़ी मुझे छोड़ के रात को पहुंचती थी, सुबह मैंने ऑफिस जाना होता था। लेकिन हम उसमें सीखने के अमल से गुजर रहे थे और वो सीखने का अमल था जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कहते हैं कि हमने अ, आज जो कुछ पाया है वो रेडियो पाकिस्तान की तरबियत या पाकिस्तान टेलीविजन के जो हमारे उस्ताद रहे या हमारे दोस्तों की वजह से। हम्म, सही। एक्चुअली पता है शहजाद, बात यह है जैसे कि आसिम रजा साहब ने अभी बताया ना कि सेठ की बात की उन्होंने, कि सेठ स्टेट की और फेक डिमांड। मीडिया की। वो असल चीज ये है कि चूंकि ये इनकी ट्रेनिंग जो है वो स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस ने की है, हाँ वो पाकिस्तान टेलीविजन हो या रेडियो पाकिस्तान हो। रेडियो पाकिस्तान का या पाकिस्तान टेलीविजन का जो एंकर पर्सन होगा वो जो मैंने कल बात की थी ना, वो उस तरह का काम नहीं कर सके क्योंकि उसकी ट्रेनिंग नहीं है। उसको पहले दिन ही बताया गया कि इसको किस किस तरीके से खेलना है, सलीके से बात करनी होती है, और ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपने ये मैसेज अपने ऑडियंस तक इस तरह पहुंचाना है। रह गई बात यह है, चूंकि आज आसम रजा साहब हम ये चाह रहे थे कि थोड़ा सा इस पे भी गुफ्तगू कर लें। कल इन्होंने मुझसे यही सवाल किया था कि आखिर इसका क्या बनेगा। अब 104 टीवी चैनल्स आप बता रहे हैं, 135 के कितने रेडियो स्टेशन हैं जिसमें एजुकेशनल कह रहे हैं, कैंपस रेडियोस भी बीच में शामिल हो गए हैं। चलिए रेडियो, और आपने शहजाद देखें आज आसिम रजा ने भी जब अपनी गुफ्तगू का आगाज किया तो उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का रेफरेंस देने के साथ ही कहा कि रेडियो कभी भी इसकी अहमियत अफादियत कम नहीं हो सकती। इसी बात पे कल मैंने जो हमने जो गुफ्तगू की थी उस पर अख्ताम में मैंने ये कहा था कि कुछ भी हो, ये रेडियो की अहमियत, और रेडियो से मुराद हम रेडियो पाकिस्तान लेते हैं, और वाकई रेडियो पाकिस्तान अपनी जगह पे उसकी अहमियत अफादियत हमेशा कायम रहेगी। और ओवरऑल भी अच्छे रेडियो, क्या वो NPR हो, डॉचे वेले हो, वॉइस ऑफ अमेरिका हो, कोई भी हो, यकीन कीजिए मैं काबल रेडियो सुनता हूँ, उसमें से बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। उनके पश्तो वाले शोज जहाँ होते हैं वहाँ पे दरी वाले सर्वे, और जहाँ पे इंग्लिश शोज भी होते हैं। तो जहाँ बात आसम ने भी कहा है कि अगर कंटेंट अच्छा होगा तो आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरी एल वो क्या बेल बजाइए, आइकन बजाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, वो लोग खुद ही कहेंगे कि आसम रजा इतना अच्छा प्रोग्राम करता है या वहीद इतना अच्छा प्रोग्राम करता है, यार इसका प्रोग्राम सुनना चाहिए। ठीक है, तो बात सारी आती है कंटेंट की। तो मैं तो आसम फिर यही कहूंगा कि मैं और आप, हमारा दुख या हमारा दर्द जो है वो एक ही है कि यार आखिर क्या बनेगा। कि जिस तरीके से आजकल देखें, एक तो कल हमने बात की थी आसिफ के, हर बच्चा हर नौजवान जो है वो यूट्यूब चैनल खोल के बैठा हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात कोई उसमें अपना नॉलेज को वेंट करें, आप इंफॉर्मेशन दूसरों तक ट्रांसफॉर्म करें, दैट्स गुड। बट अब बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो हैं वो ऐसी चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं जो कि फैमिली में या बच्चे छोटे देखते हैं, या एक्सेस जैसे आपने कह दिया ना कैमरा और माइक का, इस तरह यूट्यूब चैनल खोलते हैं और उसमें हर चीज़ देखनी। तो इस पे अब थोड़ा सा हम इस पे आ जाते हैं कि ये सरकार का भी कुछ काम बनता है, या पैमरा में आसम आपकी तो बहुत दोस्ती हैं सलीम बेग साहब से, तो कोई इसका चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये सब होना बिल्कुल चाहिए। मैंने कहा कि मेरी रिटर्न एप्लीकेशंस वहाँ पे मौजूद हैं मुख्तलिफ चैनल्स के खिलाफ, मुख्तलिफ कंप्लेंट्स में, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के हवाले से, इवन पाकिस्तान के हवाले से जो कुछ एंटी पाकिस्तान प्रोग्राम चलते रहे। हल ये नहीं है, हल हुकूमती इदारों का काम जो इस वक्त जिस डगर पे और जिस अंदाज में वो कर रहे हैं, जब तक उनको झंझोड़ा नहीं जाता तब तक वो काम नहीं करते। हमें फिल्ट्रेशन करनी पड़ेगी और ऑटोमेटिकली ये जो इस वक्त
इर्तिकाई मराहिल से हम गुजर रहे हैं। कोविड-19 अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी आजमाइश ये हर इंसान के लिए बल्कि हर सेगमेंट के लिए बन गई है। इसके बाद से हमारे पास एक ऑटोमेटिक फिल्टर आना शुरू हो गया है और बहुत सारी चीजें हमारी फिजल आउट होना शुरू हो गई हैं। फिर हमारा कमर्शलिज्म के ऊपर जो एक बिलीव था और हमने कमर्शलाइज कर दिया था चीजों को, वो एक पूरा मॉडल जो है वो फ्लॉप हो गया है, वो बबल बर्स्ट हो चुका है। आप दुबई और दूसरी दुनिया की तमाम इकोनॉमीज को देख लें तो ये इकोनॉमीज जब गिरी हैं तो ये इम्पैक्ट जो है हमारी मीडिया पे भी आया। हमारे हजारों की तादाद में साथी बेरोजगार हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग थे क्योंकि हमने हर बंदे को कैमरा और माइक और ये चीजें पकड़ा के देना शुरू कर दी, जो कि मीडिया से ताल्लुक रखता भी नहीं था या शायद उसकी ट्रेनिंग भी नहीं थी। हमने जब इस चीज के ऊपर अपने जो स्क्रीन के ऊपर चीजें आ रही हैं, अब आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। आपकी स्क्रीन के ऊपर 80% कंटेंट जो है खबरों के अंदर अगर आप देखें या उनके प्रोग्राम्स को देखें तो वो सोशल मीडिया से उठाया जा रहा है। आपको हर वो रिपोर्ट, और उसमें से अक्सर फेक होती है, बाद में तरदीद आ जाती है, लेकिन वो आपकी ब्रेकिंग न्यूज भी चल जाती हैं, आपका पता नहीं क्या कुछ हो जाता है, चाहे वो एयरप्लेन क्रैश की बात करें या फिर कोविड के चक्कर में कि जी फला बंदा मर गया। मैंने खुद एक एक्सपीरियंस किया, एक बच्चे की डेथ हुई जो कि मर्डर था और उसको उन्होंने कोविड में डाल दिया। ये मार्च की बात है, 26 मार्च की बात है, और वो स्कूल का बच्चा था, उसको 34 साल का बच्चा बना दिया और इंसान बना दिया कि जी वो सेल्फ क्वारंटाइन में था। आप यकीन करें मुझे खुद स्टेप डाउन करना पड़ा उस चीज के अंदर जाके, और डीसी और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके फिर वो मर्डर की बाकायदा एफआईआर कटी, और आज तक वो लोग अभी तक बेल नहीं हो सकी हाई कोर्ट से भी और सेशन कोर्ट से भी, और वो जेल में है। वो तो भाग रहे थे, उन्होंने अपना पूरा काम कर दिया था। तो ये मीडिया इतना खतरनाक है कि आप इसके कवर के अंदर बहुत कुछ कर जाते हैं और उसमें झूठी सच्ची सारी चीजें चल रही होती हैं। फिर बहुत सारी खबरें आती रही कि फला सेक्टर में इतनी रिपोर्ट आ रही है, वो मैं तरदीद करता रहा हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब, मैंने अपने यूट्यूब को कोई बेल आइकन वगैरह कुछ या मोनेटाइज नहीं किया हुआ, लेकिन वो भी एक अवेयरनेस के लिए मैंने वीडियोस वहां पे रखी हैं। अगर आपका इत्तेफाक होगा तो मैंने बाकायदा अपने ही चैनल्स को, जो मेरे कोलीग्स हैं, उनको मैंने कंट्राडिक्ट किया है कि आप झूठ बोल रहे हैं मेरे खिलाफ। मतलब अक्सर लोगों ने कंप्लेंट की कि यार ये तो अपने चैनल्स के खिलाफ बातें कर रहा है। तो मैंने कहा जो गलत बात है उसको मैं चाहे जो भी करेगा स्टैंड करूंगा। वही बात है कि हमारी तरबियत ऐसी हुई है, हम किसी के एजेंडे पे नहीं चलते। हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात अगर हो रही होगी तो हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सही है। हमें जो मैं सॉरी टू कट यू शहजाद, एक छोटा सा सवाल आपकी इजाजत है। मुझे पता है कि आपको आपने पॉइंट अप उसको करना है, लेकिन आसम, चूंकि आपका बड़ा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है और आपने नेपाल, बांग्लादेश, भूटान इस सारे मीडिया को भी देखा है, मेरा सवाल ये है कि थोड़ा सा इसको कैसे मैं सवाल करूं कि लेट्स कंपैरिजन करें इंडियन टेलीविजन चैनल्स और पाकिस्तान टेलीविजन चैनल्स को देख लें। थोड़ा सा इसको इस पर रोशनी डालिए। टीवी, इंडिया टीवी चैनल्स, इंडियन टीवी चैनल्स एंड पाकिस्तान। यू गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? आपकी आवाज म्यूट हो गई है। बांग्लादेश के जो थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उनके साथ हमारी डिस्कशन हुई। उन्होंने कहा कि जी हमारे चैनल्स की जरूरत नहीं है कि हमारी मर्जी के खिलाफ, हमारी अप्रूवल के खिलाफ कोई चीज गवर्नमेंट के खिलाफ या हुकूमत अपने मुल्क के खिलाफ चला सके। ये उनके स्ट्रेट अवे अल्फाज है। आप व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया की बात करें, वहां पे 100% मीडिया जो है वो कंट्रोल्ड मीडिया है। वहां पे आप देखें उनका नैरेटिव जब चलता है, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट की बात की जाती है या कोई भी उनका नैरेटिव झूठा हमेशा होता है जो कि साबित भी हो जाता है, लेकिन वो इतनी ढिठाई से झूठ बोल रहे होते हैं। वो अभिनंदन को अपना पायलट मानने से इनकार कर रहे होते हैं। जब हम उसकी तस्वीरें ISPR में बैठ के नारे मार रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, हमने उसकी तस्वीरें चला दी, हमने उसका टी वाला पूरा इंटरव्यू चला दिया, और उनके सुषमा स्वराज साहिबा कहती हैं कि जी हमारा अभी एक पायलट जो है वो अभी लापता है। पहले तो वो कहती हैं था ही नहीं, फिर उसके बाद कहती है अभी हम देखेंगे। कुलभूषण यादव को आप देख लें, पहले हम मानते नहीं थे, फिर अपना बेटा, फिर धरती का बेटा बोल दिया। तो उनका एक नैरेटिव है, वो कंट्रोल्ड मीडिया है। पाकिस्तान जैसे मीडिया की आज़ादी, जिसको हम सो कॉल्ड आज़ादी सहाफत कह रहे हैं, ऐसी किसी मुल्क में नहीं है। और इस डिजास्टर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी इस सेठ मीडिया और इस नाम निहाद आज़ादी सहाफत की वजह से है, और जो कि अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने जा रहा है। सही है जी शहजाद साहब। अच्छा आसिम भाई, प्रॉबेबली लास्ट क्वेश्चन है। माशाल्लाह से आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद प्रोग्राम ख़त्म करने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो आज़ादी सहाफ़त के नाम पे हमने एक आज़ादी दे दी और 104 के करीब जो है वो चैनल लॉन्च कर दिए,
अब एक लम्हे के लिए ये सोचिए कि पाकिस्तान में भी अगर इंडिया और बांग्लादेश की तरह ही कंट्रोल्ड मीडिया होता तो हमारी ही आवाम में मैं, वहीद साहब और आसिम साहब ही शिकवा कर रहे होते गवर्नमेंट को कि यार ये कंट्रोल्ड मीडिया हमें आज़ादी नहीं दी जाती। तो मुझे ये बताएं, जब ये एक डिलेमा है जिसका जवाब आज मुझे आप जैसे सीनियर लोगों से चाहिए कि अगर आज़ादी नहीं मिलती तो शोर शराबा होता है कि आज़ादी नहीं दी जाती, और अगर आज़ादी दी जाती है तो फिर वही हाल होता है कि यूट्यूब चैनल के ऊपर सिर्फ हंसी मजाक और लतीफ़ों वाली वीडियोस का वॉच टाइम मोनेटाइजेशन की तरफ चला जाता है दिनों के अंदर, और एक सीरियस कंटेंट जो है वो आसिम साहब ये तसल्ली करके बैठ जाते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं हो सकेगा, मुझे अपना सीरियस कंटेंट के साथ ही स्टिकीनेस को कायम रखना है। इस डिलेमा का जो मीडियोकर वे है, जो मियाना रवि वाला रास्ता है, वो क्या हो सकता है, उसका फ्यूचर आउटलुक बताइए। देखिए, इसके लिए एक पॉलिसी मुरतब करने की बात है। जब वैक्यूम होता है ना, जब एक वैक्यूम बनता है तो उसको फौरी तौर पे फिल करने के लिए, ये दुनिया का असूल है, ये कुदरत का कानून है, जो आपके साइड की मतलब गर्म हवा ऊपर जाती है तो ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं फौरी तौर पे उसको फिल करने के लिए। तो हमारे पास ये वैक्यूम था क्योंकि हमारे पास एक ही चैनल था। हमने जब ये मीडिया को आज़ाद किया तो हमने इसकी कोई एसओपीज या इसकी कोई हमने तरीक़ेकार वज़ा नहीं किया। सबने अपने अपने अंदाज में, और आज तक सबकी अपनी अपनी सेल्फ इम्पोज पॉलिसीज हैं जिसको वो एथिक्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। हमारे पास अभी तक इसके ऊपर कोई बुक नहीं है। ये मैं मिसाल देसी टाइप की आपको देने लगा हूँ कि पेट अपना समझ के खाओगे ना, जब आप उसको पेट फाड़ के खाना शुरू करोगे तो तबीयत आप ही की खराब होगी। तो बात वही है कि आपका अपना मुल्क है। दूसरे इलाकों की मैं जब बात कर रहा हूँ या मुल्कों की बात कर रहा हूँ तो वहां पर मेरे भाई उनको मुल्क के खिलाफ बात करने से, बाकी चीजों पे कोई नहीं रोकता, सियासत पे बात करने से, बाकी मुल्क के खिलाफ बात करने से कभी भी नहीं उनको इजाजत मिलती, ना वो कर सकते हैं। अगर करते हैं, मेरा एक यहाँ पे मीना मनन होती थी हिंदू टाइम की एडिटर, शेख साहब जानते, मैं आप यकीन करें उनसे एक हमारे जर्नलिस्ट पे हमला हुआ बड़ा, उसके ऊपर हमारे एक अदारे के सरबराह के नाम भी चलते रहे। तो सरीना होटल में हम बात कर रहे तो वो चाय पीती हुई मेरे पास आ गई, जानती थी मुझे, ये क्या हो रहा है आसिम पाकिस्तान में। मैंने कहा क्या हो रहा है? उन्होंने कहा जी ये देखिए इस तरह हमला हुआ और सहाफत आज़ादी और ये वो। मैंने कहा कैन यू टेल मी अ सिंगल लाइन व्हिच यू हैव रिटन इन योर न्यूज़पेपर अगेंस्ट योर एजेंसीज और अगेंस्ट योर स्टेट? नो 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 नो, दे विल स्लॉटर अस लाइक एनीथिंग। मैंने कहा तो फिर पाकिस्तान का पाकिस्तान के हिसाब से बात होने दें, अभी तो तहकीकात हो रही है। आप मुझे बताएं, आप अपने मुल्क में ऐसा कर सकती हैं कि इस तरह किसी उनके चीफ का आप नाम ले लें? वो भाग गई वहां से, ये उनके अल्फाज हैं कि दिल स्लॉटर अस लाइक एनीथिंग। तो आप अपने मुल्क का इंटरेस्ट सबसे पहले भाई देखते हैं, आपकी जात या आपका इदारा जो है उसके बाद बहुत नीचे होता है। अगर आपको आज़ादी सहाफत की बात करनी है तो आज़ादी सहाफत का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप मुल्क की दिफाई इदारे, मुल्क की सालमियत और मुल्क के ऐसे मामला जो कि इंतहाई हसास हैं उनके ऊपर बैठ के आप ऐसे बात करो। और ये पाकिस्तान के अलावा, वही शेख साहब आप दोनों भाइयों से मैं बात करूं कि कहीं मैंने नहीं देखा एक्सपीरियंस कि इस तरह के मामला को इतना ओपन डिस्कस किया जा रहा हो। और ऐसा मेरे ख्याल है कि आज़ादी सहाफत के लिए भी आपको एक लिमिट है ना, कि आप अपने इदारे के चक्कर में या आप अपने एक एजेंडे को ठोक करते हुए किसी भी पॉलिटिकल एंगलिंग से, क्योंकि लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट हमारे पास भी चैनल्स मौजूद हैं, आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है, बाकायदा उनसे फंडिंग आती है, क्योंकि मैं तो इसके अंदर हूँ। आप उस पर कंप्रोमाइज करते हुए मुल्क का आप एक इमेज खराब कर रहे हैं। तो ये तो आए दिन एक रूटीन बन चुका हुआ है पाकिस्तान के अंदर। आप फिर देख लें, मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसका नाम था तौहीन। उसके अंदर मैंने लिखा था, अखबार के अंदर है, मेरे कॉलम्स आते हैं, मैंने कहा जी हर इदारे को अपनी तौहीन के ऊपर बड़ा कंसर्न है, फौरी तौर पे एक्शन ले लिया जाता है, इस मामले के ऊपर यूं कर लिया जाता है। मैं कहा जो तौहीन पाकिस्तान हो रही है बार बार, उसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? गैर मुल्की मवाद जो पाकिस्तान के खिलाफ चल रहा है, गैर मुल्की हमारे बहुत सारे माजरत के साथ हमारे आरजेज हैं, वो कर क्या रहे होते हैं? वो आधी से ज्यादा उर्दू की जगह हिंदी बोल रहे होते हैं भाई। हमारे स्कूलों में बच्चे ये हालात हो गए थे कि हमारे जो ब्रॉडकास्टर्स हैं या आरजेज हैं उनकी गुफ्तगू सुने तो लगता नहीं था कि पाकिस्तान में उर्दू बोलने वाला कोई बंदा बात कर। तो ये चीजें डायलेमास हैं भाई, ये आहिस्ता आहिस्ता इनको हमें खत्म करना होगा। और उसके बाद इस चीज का हल हमारे सामने ऑटोमेटिकली फिजल आउट हो जाएंगी चीजें, और हो रही हैं। सही जी शहजाद, बहुत शुक्रिया आसिम रजा साहब, बहुत शुक्रिया वहीद साहब। फिल्ट्रेशन करना पड़ेगी, कोविड ने हमें एक मौका दे दिया है जहाँ पे चीज़ें खुद ब खुद ही जो है वो अपनी नेचुरल डेथ की तरफ जा रही हैं, फिजल आउट हो रही हैं, कमर्शलाइजेशन जो है इट इज़ कमिंग डाउन,
और आज के दौर के अंदर 80% ऑफ द कंटेंट इन मीडिया जो है इट कम्स फ्रॉम सोशल मीडिया। आज का टेक अवे, आज के प्रोग्राम का टेक अवे जो मैंने लिया है वो आसिम रजा साहब की गुफ्तगू से ये है कि सबसे पहले पाकिस्तान, and we all are alive today because of our country and of our national identity. बहुत शुक्रिया आसिम रजा साहब, आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया। Thank you sir. Thank you Shahzad sir. Thank you very much Wahid साहब for bringing such nice gentle content and the senior media man for us. और आसिम साहब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह। Thank you very much. अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी यार।